राजस्थान में 25 लोकसभा सीट पर वर्ष 2014 में भाजपा ने कब्जा जमा लिया। 1980 में बनी पार्टी की प्रदेश में यह 16वीं लोकसभा तक की सबसे बड़ी उपलब्धि रही। अब भाजपा के सामने चुनौती है 25 सीट को बचाए रखना। हालांकि मिशन 25 का जिक्र भी भाजपा लगातार अपनी सभाओं में कर रही है। चूरू सीट गठबंधन में जाने की वजह से भाजपा का कमल 24 सीट पर है और चूरू में बेनीवाल के टायर के सहारे अपना आंकड़ा पूरा करने की जद्दोजहद में पार्टी फंसी हुई है। हमको लगता है कि काठ की हांडी एक बार तो चढ़ती है, दूसरी बार चढ़ती नहीं है। इसलिए कांग्रेस की ये जो चाल है ये लोकसभा के चुनाव में काम नहीं आएगी और हम 25 के 25 सीट इस कारण से। उधर कांग्रेस इस बात को लेकर उत्साहित है कि हाल ही 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में राज्य की सत्ता पर कब्जा जमाए हैं। ऐसे में कांग्रेस का दावा है कि 2014 में एक ऐसा माहौल तैयार किया गया जिसकी वजह से प्रदेश की सभी सीट भाजपा के खाते में चली गई। लेकिन अब ऐसा माहौल नहीं है, जनता जान चुकी है। यही वजह है वर्ष 2013 में भाजपा को मिले प्रचंड बहुमत के बावजूद 18 में सरकार से बाहर कर दिया। ऐसे में 2014 के लोकसभा चुनाव अब कोई मायने नहीं रखते। मिशन 25 में कांग्रेस कामयाब होगी। भाजपा की सरकार ने इस देश में एक नकारात्मक माहौल पैदा किया है। भाषण और झूठे वादे देकर लोगों का वोट बटोर लिया है, लेकिन आज समय आ गया इस सरकार को बदलने का। इस बार चुनाव में कुल सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला बनाए जाने की भी संभावना है। बीएसपी ने 22, भाजपा ने 3 और बीटीपी ने पहली बार 3 प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। हालांकि सियासी गलियारों में चर्चा यह है कि मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा होगा, लेकिन विधानसभा चुनाव में आए परिणाम पर नजर डाले तो 13 सीट पर भाजपा और 12 पर कांग्रेस कब्जा करती नजर आ रही है। हालांकि परिस्थितियां बदल सकती है, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। सभी दल जो मैदान के महासमर में हैं, वह अपनी ओर से पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 23 मई को ही पता चल पाएगा कि किसका मिशन सफल हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर हम बात करेंगे खास मुद्दे की। बात राजस्थान की। राजस्थान में 2 चरण में मतदान होना है, 29 अप्रैल और 6 मई। नामांकन का काम कंप्लीट हो चुका है, अब कुछ छिपा हुआ नहीं है। अगर कहीं किसी को लगता है कि इसकी वजह से हमें डैमेज हो सकता है, वो डैमेज कंट्रोल करने के लिए राजनीतिक दलों के पास अब 2 दिन का वक्त है। लेकिन तस्वीर साफ है, कुछ सीटों पे त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है, लेकिन सियासी गलियारों की अगर बात करें तो भाजपा कांग्रेस दोनों ही आमने सामने दिखाई देती हैं। लेकिन बीटीपी, जिसके लिए बताया जा रहा है जिनके विधायक 2 जीत करके आए हैं, उदयपुर और डूंगरपुर बांसवाड़ा के समीकरण बदल भी सकती हैं। और यह कहा जा रहा है कि बांसवाड़ा डूंगरपुर में सीधे राजनीतिक दलों से मुकाबले में भी है। देखना होगा कितना असर है। हालांकि 3 सीट पे वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें तो भाजपा 3 सीट पे चुनाव लड़ रही है और
सभी 25 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, 24 पे भाजपा एक गठबंधन में चली गई जो हनुमान बेनीवाल की पार्टी उनके साथ में। और बात अगर बीएसपी की करें तो 3 नामांकन बीएसपी के खारिज होने के बाद 22 प्रत्याशी अभी दूसरे चरण के नामांकन तक कहे जा सकते हैं। अभी स्क्रूटनी होना बाकी है, क्या होगा अभी कहना जल्दबाजी है, लेकिन जो तस्वीर एक दिखाई दे रही है वो ये है। लेकिन इससे बीच एक सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिशन 25 की बात कर रहे हैं। मिशन 25 में फतेह कौन होगा ये देखने वाली बात होगी। बीजेपी और गठबंधन होगा या कांग्रेस होगी जो अपने बूते चुनाव लड़ रही है, क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव में सभी 25 सीट पर भाजपा ने कब्जा जमाया, जो 1980 में पार्टी के गठन के बाद पहली बार ऐसा सौभाग्य भाजपा को मिला। यह बीजेपी की अब तक की यानी कि 16वीं लोकसभा तक की एक हाईएस्ट जीत कह सकते हैं, जो 25 सीट है 25 की 25 पे कब्जा जमाया, यह बड़ी बात थी। लेकिन अब बीजेपी के सामने दोहरी चुनौती है, एक तो 25 सीट को बचाए रखना और दूसरा यह विश्वास दिला करके कि एक बार फिर हम काबिज हो रहे हैं। और कांग्रेस के सामने यह है कि हाल ही हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से बाहर करके और कांग्रेस को सत्ता सौंपी। हालांकि मत प्रतिशत का अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन सत्ता होती है। 2018 फरवरी में हुए लोकसभा के 2 बाई इलेक्शन में कांग्रेस ने जीत दर्ज कराई थी, जिसमें 16 विधानसभा आते हैं और उसके हिसाब से कांग्रेस को लग रहा था कि विधानसभा चुनाव जीतना हमारे लिए कोई दिल्ली दूर नहीं है। अब यह देखना होगा कि इन लोकसभा चुनाव में इसका कितना असर होगा। यहां एक बात और कोट करना चाहूंगा मैं, विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो 13 लोकसभा सीट जो आती हैं उसके दायरे में वहां भाजपा को बढ़त मिली है और 12 सीट पर कांग्रेस को बढ़त मिली है। बीएसपी की संख्या में इजाफा हुआ है, साथ ही वोट प्रतिशत भी बढ़ा है। लेकिन अब यह देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है, किसको कितना भरोसा है, इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। और इसकी वजह क्या है कि मिशन 25 में कोई भी पार्टी फतेह होती दिखती है, तो उसकी वजह क्या है। मेरे साथ इस वक्त विष्णु कुलवाल साहब बीएसपी नेता हमारे साथ मौजूद हैं, अरुण शर्मा साहब कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं और शील दवाई जी हमारे साथ भाजपा से हैं, महेश शर्मा साहब अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। शील जी, आपके पास आना चाहूंगा। दोहरी चुनौती है भाजपा के पास, एक तरफ उन 25 सीट को बनाए रखना और दूसरी ओर यह भरोसा पैदा करना कि 25 सीट का हक हमें है, जनता हमें चुनना चाहिए। उसकी वजह क्या है मैं ये जानना चाहूंगा आपसे। विधानसभा चुनाव के परिणाम तो बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किल पैदा कर रहे हैं। योगेंद्र जी, लोकतंत्र में जब भी कोई चुनाव होते हैं तो वो हर पार्टी के लिए एक चुनौती होते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी इस चुनौती समझती है और इसको स्वीकार भी करती है। लेकिन जिस तरह से गत दिनों विधानसभा के जो चुनाव हुए, जिसमें जिस तरह से ये अफवाहें फैलाई जा रही थी, टीवी हो, कांग्रेस हो या और भी मीडिया हो, कि भारतीय जनता पार्टी की 35 से 40 सीट में सिमट जाएगी। लेकिन हमें पूरा विश्वास था। हमने जिस तरह से 5 साल काम किया, जिस एजेंडे को लेके हम अपनी रिपोर्ट कार्ड को लेके जनता के बीच गए, जनता ने हमारा सुना और जो मत प्रतिशत था जिससे हमारे 0.5% कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं था, हमारी 70-80 सीटें आई। तो हमें विश्वास है कि जनता हम पर अभी भी विश्वास करती है। दूसरा रीजन, कांग्रेस सरकार जब से बनी है तब से आप देखिए जिस तरह की स्थिति हो रही है, जो ये वादे करके आए वो वादे पूरे नहीं कर पा रहे। चाहे वो कर्मचारियों की बात हो, आज कर्मचारियों को देखिए उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही है। किसानों की हालत देख लीजिए, अभी कल जिस तरह से तूफान प्राकृतिक आपदा आई है, अभी तक कोई राहत की बात पहुंची नहीं है। इसके साथ ही जिस तरह से जो इनके अंदरूनी जो मतभेद जो उभर कर आ रहे हैं, लोग कहते हैं कि 2 इंजन की गाड़ी चल रही है, 2 पटरी चल रही है, किधर जा रही है, कहीं सामंजस्य तालमेल कहीं नजर नहीं आता। जनता में ये विश्वास दिलाने में असफल रहे कि हम 5 साल जो आप लोगों से जनता के बीच वादे करके आए वो शायद पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। दूसरा एक रीजन और, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 साल में जो केंद्र में शासन चलाया, जो एजेंडा 2014 में उन्होंने विजन प्रस्तुत किया था, उस विजन को लेकर हम रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। और जिस तरह से जनता का रेस्पॉन्स मिल रहा है, चाहे वो किसान हो, युवा हो, महिला हो, कृषक हो, हर वर्ग की तरफ से हमें जिस तरह से रेस्पॉन्स आ रहा है, उस
उस रेस्पॉन्स को देखते हुए आज हम पूरे कॉन्फिडेंट हैं और हमें विश्वास है कि जी 25 मैं लौटूंगा आपके पास में लौटूंगा। अरुण शर्मा साहब आपके पास आना चाहूंगा। मिशन 25 का दावा ही आप कर रहे हैं, भाजपा ने बताया है कि उनका दावा सफल होगा क्यों? कांग्रेस की 3 महीने में सरकार बनी, 3 महीने से सरकार 2 पटरियों पे चल रही है, दावा बीजेपी का है और पटरियों पे नहीं चल रही, कानून व्यवस्था चौपट है, जो वादे किए थे पूरे नहीं हो पा रहे। 3 महीने की बात कर रहे हैं ये। जी हाँ योगेंद्र जी, मैंने अभी सुना और पहले तो मिशन 25 की बात कर लेते हैं। हर राजनीतिक पार्टी चुनाव में उतरती है उच्चतम लक्ष्य के लिए और इसलिए मिशन 25 बड़ा स्वाभाविक है। पिछली बार बीजेपी ने 25 सीटें जीती थी, वो वातावरण कुछ और था, वो बात कुछ और थी। अब 5 साल इस देश में गुजरे हैं उस पिछले इलेक्शन के बाद, इसमें काफी बदलाव आया है। लोगों ने पिछली सरकार की परफॉर्मेंस देख ली है अब, और इस बीच जरूर राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए और वो बदलाव की जो बयार बहना शुरू हुई थी उसकी एक झलक हम विधानसभा में देख चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हुई, कांग्रेस ने सरकार बनाई एक बार फिर अशोक गहलोत जी के नेतृत्व से, और सरकार बनाते ही लगभग उसी दिन से अभी 100-120 दिन हुए सरकार को बने हुए, लेकिन प्रदेश की जनता को ऑलरेडी एहसास होने लगा है कि एक सरकार मौजूद है, मजबूत सरकार है, उसका एहतराम है, काम में लग गई है और जो भी वादे उनने किए थे, जो भी सहायता करने की बातें उनने डिफरेंट वर्गों को की थी, उस काम में जुट गए हैं। अंदरूनी झगड़ों की ये जो कहानी है ये काफी पुरानी है और शुरू से ही चल रही थी। विधानसभा चुनाव में भी ये लोग कह रहे थे कि 2 अलग कैंप हैं और बहुत झगड़े होंगे, मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस पे भी झगड़े होंगे और काफी दिक्कतें आएंगी, पर वो सभी संभावनाएं पार करके कांग्रेस एकजुट फिर दिखाई दे रही है और पूरा संगठन कार्यकर्ताओं में जोश है। भारतीय जनता पार्टी को क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस केंद्र में अपने लक्ष्यों से मीलों दूर है। आज भी लोग वो 2 करोड़ रोजगार पाए हुए नौजवानों का चेहरा देखना चाहते हैं, 100 स्मार्ट सिटी जो जगमगा रही हों उनको देखना चाहते हैं, राम मंदिर देखना चाहते हैं। ऐसे कई वादे जो इन्होंने किए थे, एक पूरी फहरिस्त है, करीब 125 योजनाएं हैं जो घोषणा की गई थी, पर वो अपने लक्ष्यों से मैंने जैसे बताया करीब 65-70% दूर हैं और उसके नतीजे आम जनता ने महसूस किए हैं। इसमें डिमोनेटाइजेशन जैसा ऐतिहासिक काम भी शामिल है जिसको आजकल ये गिनाने में भी कतराते हैं, जबकि अपने टाइम में उसको ये क्रांतिकारी कदम कह रहे थे, पर अब दुनिया भर में ये रिसर्च का विषय है कि ये क्यों किया गया था, इसका फायदा क्या हुआ, और ये सब चल रहे हैं। करीब 2.5 साल तक तो ये सिर्फ नोट गिनते रहे और उनकी संख्या बताने में इसका असर होगा क्या चुनाव पे कुछ? जी हाँ, मतलब हमें कई बार लगता है कि सिर्फ तात्कालिक बातों पर ही चुनाव होते हैं, लेकिन मुझे जो आम जनता का जो कैमरा 5 साल से लगा हुआ है पूरा क्रिटिकली, उसमें चीजें दर्ज होती रहती हैं और वो ठीक टाइम पे रिवाइंड होती हैं। हालांकि हम काफी कोशिश करते हैं राजनीतिक दल कि वो उन चीजों से हट जाए, कोई नई चीजें पैदा करें, नई परिभाषाएं गढ़ें, और ये सब चलता रहता है। लेकिन ये इतिहास बताता है कि जनता सब शांत जरूर रहती है, दिखती नहीं है आपको, वो बहुत उद्वेलित नहीं दिखती, लेकिन जब सही मौका आता है, ये इतिहास में पहले भी हुआ है। 5 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले भी बनी है, लेकिन फिर जनता इवैल्यूएट करती है और हमें उम्मीद है कि एक बार हमको फिर जनता का आशीर्वाद मिलेगा। जी, मैं लौटूंगा। विष्णु कुलवाल साहब हमारे साथ में। कुलवाल साहब, आप गठबंधन का तो एक हिस्सा है, लेकिन राजस्थान में जिन पार्टियों के साथ में
चुनाव आप लोगों का है, उसमें गठबंधन से जुड़ी कोई पार्टी नहीं है और आप 22 सीट पे ताल ठोक रहे हैं। हालांकि तस्वीर अभी दूसरे चरण के लिए जो नामांकन, उसकी स्क्रूटनी और उसके बाद होगी, लेकिन फिर भी आप लोगों के 22 प्रत्याशी मैदान में आपने उतारे हैं। 25 उतारे थे, 3 खारिज हो गए। यह कोई ऐसी सीट आपको लगती है जिसमें आप दावा कर सके कि हाँ बिल्कुल हम त्रिकोणीय संघर्ष करके और हम ये सीट जिता सकते हैं? ये बात सही है कि आपकी सीटों में इजाफा हुआ है, 6 सीट आप लोगों के खाते में गई हैं, तो किस तरह से देखेंगे कि कौन सी सीट ऐसी हो सकती है जिस पर बीएसपी अपनी ताल ठोक सकती है? देखिए योगेंद्र जी, अभी मैं हमारे 2 साथियों को सुन रहा था। ये दोनों लोग, राजस्थान की 25 लोकसभा सीट है, मगर ये जीतने की दोनों पार्टियां 25-25 सीटों की बात कर रही है। अब सीट हो गई 50, तो चुनाव तो होना है 25 पे, सीटें हो गई 50। मैं कहता हूं झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। सच्चाई तो यह कि जब वोटों की गिनती हो जाएगी उसके बाद ये निश्चित होगा कि ये सीट हमने जीती, कि ये सीट इन्होंने जीती, कि ये सीट किसने जीती। अगर ये झूठे बहाने, झूठे नारे ये देश में जब तक चलते रहेंगे ना, जब तक देश ऐसा ही चलता रहेगा। बहुजन समाज पार्टी, हमने कभी नहीं कहा हम 25 सीटें जीत रहे हैं, हमने कभी नहीं कहा 1 सीट जीत रहे हैं। हमने बोला कि जिस दिन हम जीत के आएंगे तब हमें बताएंगे कि हम ये राजस्थान में सीट खोल के अपना, तभी तो बोलोगे। हाँ, एमएलए नहीं जीतेंगे बहन जी हमने। तो आपके भी 2 एमपी रहने लोकसभा में, 2 एमपी रहने लोकसभा में आपके, तो आप तो बोलो ही मत। आपकी अभी भी हालत ऐसी होने वाली है, आपकी हालत अभी ऐसी होने वाली है। आप घबराइए मत, अभी इतनी जल्दीबाजी, अति उत्साह मत आइए आप, क्योंकि आपने विकास के नाम पे जनता को सिर्फ धोखा दिया है। और धोखे के सिवाय आज नरेंद्र मोदी के सिवाय इस भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाला कौन है? आप सिर्फ एक आदमी के धोखा जनता के साथ पहली मर्तबा हो रहा है कि पहले भी धोखा होता रहा है? बहुत योगेंद्र जी, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है मेरे से। देखिए, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, ये सब लोग फैसले करते हैं, मगर जिस दिन ये फैसला कर लेंगे कि जो घोषणा पत्र में जितने वादे किए, अगर वो 5 साल में उतने वादों को पूरा नहीं करेगी, उस पार्टी के राष्ट्रीयता मेंबरशिप खत्म कर देगी, उनको चुनाव से लड़ने के योग्य नहीं रखे। जब तक ये चीज नहीं होगी इस देश में, जब तक ये झूठे घोषणा पत्र जारी होते रहेंगे और जनता को गुमराह करते रहेंगे। इन्होंने नारा क्या देना है? हम मुफ्त में ये देंगे, हम मुफ्त में लाइट देंगे, तुम मुफ्त में कपड़ा दोगे, हम मुफ्त में। इनके, मैं कह रहा हूं, इनके घर का माल है जो मुफ्त में दे रहे हैं ये हम लोगों के। हर राजनीतिक दल मुफ्त का सामान, हर राजनीतिक दल जैसे अवसर मिल रहा है वैसे ही लुटाने की कोशिश करते हैं। मायावती जी भी अनाउंसमेंट कर चुकी हैं उत्तर प्रदेश में, जब उनकी गवर्नमेंट थी, कई मायनों के अंदर कि ये बिल्कुल फलानी वर्ग के लिए मुफ्त, ये उसके लिए मुफ्त। तो ये स्पेशल योगेंद्र जी, वर्ग, देखिए वर्ग शब्द का नाम आपने फिर ले लिया है आज। मैं कह रहा हूं बहुजन समाज पार्टी, अभी जो चुनाव आयोग ने हमारे पर बैन लगाया था 48 घंटे का, उसमें चुनाव आयोग क्या बोला कि आपने बोला है मुस्लिम अपना मत खराब नहीं करे, एक साथ वोट डाले। एक तरफ तो आप हमको कहते हो कि हम अन्य समाज की पार्टी है, एक तरफ आप कहते हो आपने इनके लिए वोट मांग लिया। देखो, बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, यहाँ पे जातिवाद से ऊपर उठ के ये पार्टी है। इसमें प्रमाण पत्र खुद चुनाव आयोग ने दे दिया है कि बहुजन समाज पार्टी वास्तव में लोकतंत्र की रक्षा करने वाली पार्टी। क्या बात है, ये इलेक्शन कमीशन ने बैन लगा के दिया है कि अब आगे बहन जी सही बोलेंगी और ये बिल्कुल 36 कौम को साथ लेकर के चलेंगे। बहुत अच्छी बात है। कमीशन तो चाहता ही यही है कि सब लोग, जाति धर्म सब जो हिंदुस्तान में रहते हैं सबको साथ लेकर के चलें। कभी कमीशन और सुप्रीम कोर्ट किसी को नहीं कहता है कि आप अलग अलग बात करिए, सभी के लिए एकजुट होने की बात कहते हैं कि सबको साथ लेकर के चलिए, पर्टिकुलर किसी धर्म जाति उसकी बात ना करे। बहुत अच्छी बात है, तो होना भी चाहिए। 36 कौम की पार्टी बने सारी। महेश जी हमारे साथ में। महेश जी, मिशन 25 की बात बीजेपी और कांग्रेस कर रही है, दूसरा दल राजस्थान में कोई मिशन 25 की बात नहीं कर रहा। अभी कुलवाल साहब कह रहे थे कि हम मिशन हमारा है कि इलेक्शन जीतना, हम 25 की बात नहीं कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, मिशन 25 में कुछ दूसरे दल खलल पटक सकते हैं? क्योंकि बीटीपी जिनके 2 एमएलए हैं, उन्होंने 3 लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाया है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और जोधपुर से। जोधपुर में पता नहीं कितना प्रभाव होगा, लेकिन बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर सीट को प्रभावित कर सकते हैं।
बीएसपी की बात करें तो बीएसपी को सीट पे, लेकिन कुछ असर होगा सियासी गलियारों में? चर्चा है कि सीधी फाइट रहेगी या फिर कुछ त्रिकोणीय संघर्ष भी कुछ सीटें बना सकती हैं। देखिए, जहां तक सवाल ये है कि राजस्थान में तीसरे मोर्चे की जो बात कही जाती है, तो अभी तक तो ये रहा कि तीसरे मोर्चा का कोई वजूद नहीं होता। लेकिन इसके बाद में भी अगर ये देखा जाए, बसपा अगर 22 सीटों पे चुनाव लड़ रही है और बीटीपी 3 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, तो ये इस तरह से 25 सीटों पे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी 3 पे त्रिकोणात्मक ही एक तरह से संघर्ष करती है। ऐसी सूरत में ये कहीं न कहीं नतीजे को प्रभावित करेगी। तो कोई भी ये न भाजपा कर सकती दावा और न कांग्रेस कर सकती है कि हम 25 की 25 सीटें जीतेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं वोटों का क्षय होगा ही, और वो किसके पाले में बैठता है वैसे ही परिणाम सामने आएंगे। क्योंकि आप ये भाजपा भी ये दावे के साथ नहीं कर सकती, क्योंकि आप ये देखिए बीटीपी की जो बात आपने कही है, तो डूंगरपुर जिले की 2 सीटों पे तो ये जीती है इन्होंने। 1 सीट पे ये मतलब क्या था ना, नंबर 2 की पार्टी रही है, भाजपा दूसरे नंबर की पार्टी रही। तो इससे मालूम है कि मतलब वहां पे ये अपना वजूद बना रहे हैं। और अभी आपने वो जो रोहत की जो कांति भाई रोहत की जो नामांकन के मतलब क्या कहते हैं जब दाखिल करने के लिए जो जुलूस निकला था रैली, तो आप जबरदस्त ऐसे जो उत्साह नजर आ रहा है। तो कहीं न कहीं मतलब वहां पे आदिवासी क्षेत्र में कांग्रेस और ये दोनों की स्थितियां खराब हो सकती है। मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं है, लेकिन हाँ वो चुनौती जरूर खड़ी कर रहे हैं। उसी तरह बसपा है, आप पूर्वी राजस्थान के जितने भी सीटें हैं या शेखावाटी के क्षेत्र की जहां जहां सीटें हैं, जहां जहां मतलब क्या कहते हैं आपके SC ST के जो वोट हैं, उनको कहीं न कहीं ये मतलब क्या कहते हैं एक बड़ा मतलब क्या कहते हैं ना अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करेंगी। अब सवाल ये है कि भाजपा और कांग्रेस अगर इनको मिशन 25 पूरा करना है तो वो किस तरह से इनको नलीफाई कर सकते हैं, तो ये देखने की बात है। बिल्कुल। चलिए, हनुमान बेनीवाल को भी बीजेपी ने शामिल इस हिसाब से किया है कि जाट बेल्ट में उनका असर हो सकता है और जाट बेल्ट में असर होने से बीजेपी को बड़ा फायदा हो सकता है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि हनुमान का असर कितनी सीटों पे पड़ पाता है, क्योंकि जातीय समीकरण में बंधे हुए हैं और जातीय आधार पर ही आज गठबंधन होने लगे हैं। एक बार फिर मैं महेश जी आपके पास आना चाहूंगा। हनुमान बेनीवाल को देख करके ये मान के चल रहे हैं बीजेपी की करीब आधा दर्जन सीट पे सीधा असर होगा, जिसमें सीकर, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली, ये सीटें ऐसी हैं कि जिसपे असर ऐसा बीजेपी को लगता है। क्या लगता है आपको कि हनुमान बेनीवाल कोई अपनी गहरी छाप छोड़ पाएंगे? देखिए, जहां तक सवाल है कि इन्होंने जिस तरह से विधानसभा में 3 सीटों पे जीत दर्ज की थी और ये कांग्रेस से जो पहले जो समझौता होने वाला था, तो उस दौरान में इसलिए ये नहीं हुई कि इन्होंने जोधपुर पाली सीट को भी अपने लिए मांगा था। सिर्फ नागौर के अलावा 3 सीटों पे इन्होंने दावा किया, लेकिन किन्हीं कारणों से इनमें समझौता नहीं हो पाया। तब इनको बाद में जो है भाजपा ने अपना मतलब क्या कहते हैं इसमें ये किया और उसके बाद में कुछ चीजें भी बाहर आई है। जो देखे मंत्री पद का भी जो स्वयं मतलब गहलोत साहब जी ने एक जो स्टोरी खुद बयान किया है कि हम मंत्री पद को भी स्वीकार नहीं करेंगे। खैर ये इनकी राजनीतिक बातें हैं, लेकिन हाँ ये अगर उनकी परफॉर्मेंस को देखा जाए तो जाट जो वोट बैंक पर है प्रत्यक्ष रूप से एक जाट समूह जो है अपना नेता की खोज में लगा हुआ है। अभी फिलहाल प्रारंभिक तौर पे युवा जो है मतदाता जाट वो बेनीवाल की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि ज्योति मिर्धा भी कहीं न कहीं मतलब प्रभावित कर रही है, क्योंकि नाथुराम मिर्धा का जो अगर नागौर की सीट पे जो प्रभाव रहा है, हमेशा मिर्धाज वहां भारत रहे हैं और उसको देखते हुए और एक महिला होने के नाते एक सॉफ्ट कॉर्नर ये कह सकते हैं कि वहां भाजपा, लेकिन अगर वहां पे कांग्रेस जो है अपना दबदबा कायम रख सकती है, लेकिन वहां जो चुनौती कोई ऐसी नहीं है मतलब जिसमें आपके जो ये जो दे रहे हैं बेनीवाल की जो, और साथ साथ ही भाजपा का भी अगर इनको सपोर्ट मिल जाता है वोट बैंक का जो कि RSS से जुड़े हुए हैं वगैरह, तो ये निश्चित रूप से मान के चलिए कि वो 19-20 की लड़ाई बनने जा रही है। मतलब आप ये आसान न कांग्रेस के लिए है न बेनीवाल के लिए भी आसान नहीं है ये जंग इस बार। बिल्कुल। तो चले, रोचक मुकाबला है। रोचक मुकाबले में मिशन किसका पास होगा किसका फेल होगा ये तो 23 मई को तय होगा। लेकिन एक बार फिर विष्णु कुलवाल साहब के पास में, कुलवाल साहब ये कहा जा रहा है लगातार कि मोदी को रोकने के लिए सारे दल एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं, मिलने के प्रयास कर रहे हैं, जुट रहे हैं। बीएसपी राजस्थान में वास्तव में मिशन अगर आप लोग ये लेकर के चल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को रोकना है,
तो ये मिशन सफल कैसे होगा, या फिर उस एजेंडे में आप लोग शामिल नहीं है? देखिए योगेंद्र जी, सबसे पहली बात तो ये है कि नरेंद्र मोदी को रोकना कि नहीं रोकना है, सवाल ये अपनी जगह एक अलग है। सवाल है कि जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी खड़े होकर बोलते हैं कि ये मां ठगों का गठबंधन है, तो इनको ये पता होना चाहिए जो ये मां ठग जिनको बोल रहे हैं वो सिर्फ 17 दल है, पर ये मां ठग से बड़े ठग हैं जिनके। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक लेता हूं, ब्रेक के बाद वापस लौट रहा हूं आपके पास में, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं हम खास मुद्दे की। राजस्थान में मिशन 25 होगा किसका? क्या दूसरी पार्टियां जो चुनाव लड़ रही हैं किसी के मिशन में टंगड़ी अड़ा सकती हैं? यह देखने वाली बात होगी। मिशन 25 बीजेपी और आरएलपी के गठबंधन का होगा या फिर कांग्रेस बाजी मारेगी? क्या बीएसपी खेल बिगाड़ेगी या फिर बीटीपी बिगाड़ेगी? यह देखने वाली बात होगी। विष्णु कुलवाल साहब के पास में था मैं। कुलवाल साहब, हम बात कर रहे थे, नरेंद्र मोदी लगातार मंच से यह आरोप लगाते हैं कि सारे लोग यह जिद करके बैठे हैं कि नरेंद्र मोदी को रोकना है। नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी के लोग ही उनको रोकना चाहते हैं, और खासकर आरएसएस, क्योंकि संघ की कैसे पता लगा कि मैं बता रहा हूं सर आपको। हाँ। आज संघ की स्थिति क्या हो गई कि जयपुर में जहां मैं रहने वाला हूं, मैं वहीं की बात कर रहा हूं, जहां हर गली हर मोहल्ले में संघ की शाखा लगती थी, अब जयपुर में कोई 20 शाखाएं भी मुश्किल से लगती है। इसका जीता जागता उदाहरण है नरेंद्र भाई मोदी। आप योगेंद्र जी देख लीजिए, मोदी जी जिस भी जगह जा रहे हैं वहां भारतीय जनता पार्टी की हार सुनिश्चित हो रही है, क्योंकि राजस्थान में योगी जी आए थे तो जिन 12 सीटों पर गए थे 12 की 12 बीजेपी हारी है। तो अब मोदी जी ये सोच लें इस बात को, और कि आज जो हम लोगों को जो कह रहे हैं कि हम महागठबंधन, हम चोरों का गठबंधन है, हम बोल रहे हैं ना, हमारे लिए बोल रहे हैं। एक देश का प्रधानमंत्री पहले अपनी भाषा को संयमता से बोले कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। वो उनको तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो खुली छूट है। वो तो उससे बड़ा तड़ी पार आदमी है। ये बात गलत है। तड़ी पार कैसे नहीं है? आप बोल दीजिए नहीं है, हम बता देते तड़ी पार कैसे है। अमित शाह जी, आप देखिए योगेंद्र जी, देखिए, हम सवाल है कि जब देश का प्रधानमंत्री अपनी मर्यादा को भूल सकता है, तो हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति भी अपनी मर्यादा को भूलने के लिए तैयार रहने वाला है। लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है? क्यों भूल रहे? प्रधानमंत्री पे आरोप क्यों लगा रहे हैं? क्या सब इन्होंने किसको कहा ये महाचोर है, ये महागठबंधन है? ये 49 दल तो अब थे, 50वां दल इन्होंने महागठबंधन में और मिला लिया, जो हनुमान बेनीवाल जी को उन्होंने मिलाया। तो महाठग से बड़े महाठग है ये। तो ये ठग इन्होंने 2014 में जनता को ठग लिया। अब 2019 में जनता इनके ठगने का विश्वास करने वाली नहीं है, और हिंदुस्तान से मोदी जी का राज अब आने वाला नहीं है। चलिए, ठग कौन है ये तो जनता तय करेगी, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी नजर में सारे जनप्रतिनिधि हैं जो बनना चाह रहे हैं और माननीय नेता बनेंगे, लेकिन ठग नहीं लगता। ये तो राजनीतिक दलों को तय करना है कि हमें ठग बनना है कि नहीं बनना है। हम तो चाहते हैं कि योगेंद्र जी, शुरुआत किसने की? एक प्रधानमंत्री जी देश के, आज अगर वो गलत शब्द बोलेंगे तो जनता पे उसका क्या असर पड़ेगा? एक तरफ ये जवाब देंगे इसका, शीलता भाई जी जवाब देंगे। शील जी, ये कहा जा रहा है लगातार कि जब पूछा जाता है कि ये बदजुबानी कब तक होगी, क्या जनता वास्तव में इसे लाइक करती है? लेकिन बिल्कुल नहीं करती है। कोई भी नहीं चाहेगा कि कहीं भी गैर मर्यादित भाषा का प्रयोग हो। सब चाहते हैं कि शालीनता होनी चाहिए, जिससे कभी कोई बोर नहीं होता, ना किसी को अखरती है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जैसे आपके सामने विष्णु कुलवाल जी आरोप लगा रहे हैं कि इसका उद्गम स्थल नरेंद्र मोदी है। देखिए, आजादी के बाद में मैं समझती हूँ ये पहला ऐसा लोकसभा का चुनाव है जो सारे चुनावों से हटकर है।
इसमें सिर्फ आज तक ऐसा नहीं हुआ जितने चुनाव हुए कि सारी विरोधी दल, विपक्षी दल प्रधानमंत्री को हटाने के लिए एकजुट हुए हों। अरे आप लोग तो खुद हुए हो। शील दाभाई जी, आप भूल गए 2014 बहुत जल्दी भूल गए आप तो। आपको 2025 दिख रहा है क्या आगे? आप पहले मान लीजिए कि आपकी पार्टी ने शुरू किया है काम और इसका अंत भी आपकी पार्टी से होगा, ये निश्चित मान लीजिए आप। देखिए, मैंने कहा ना, पहली बार ऐसा हो रहा है कि सारे मुद्दे गौण है इनके पास, जनता की मुद्दे आगे पास का है। हिंदू मुस्लिम के सिवा तो मुद्दा है क्या आगे पास? बुलवा साहब बता दीजिए, साहब बोलने दीजिए, मैं आपको मौका दूंगा, एक बार बोलने दीजिए। उसके बाद जो आपने आरोप लगाए तो वो जस्टिफाई तो करेंगे कि मोदी साहब नहीं है। नहीं, देखिए, जिस तरह से इन्होंने इनके सारे जनता के सामने कोई विजन रखे तो सही, इनकी मायावती जी या अखिलेश जी या राहुल ये बताएं तो सही कि अगर हम आते हैं आपको क्या करेंगे। झूठे वादे करके राजस्थान में झूठे वादे कर रहे, जनता आज भी रो रही है। एक मुद्दा है कि सिर्फ मोदी हटाओ, जब अब तक जो 2014 3 महीने में शासन कर लिया और 5 साल तक आपने देश को लूट लिया। आपने नहीं बोला इस बारे में, ये कांग्रेस वाले नहीं बोलेंगे, हम तो बोलेंगे, हम बोलेंगे। उनको अवसर मिलेगा वो भी बोलेंगे, अभी अपनी पारी का इंतजार कर रहे हैं। 2014 में सिर्फ मोदी लहर थी, अब सुनामी आ रही है। अच्छा, सुनामी, जब सुनामी आती है ना तो सारे जो सब साफ होंगे। जंगल में जब शेर आता है ना, सारे जितने भी जंगल के जो जानवर होते हैं, जो होते हैं, सब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं मुकाबला करने। शायद शील दाभाई जी, शायद शील दाभाई जी आपको पता नहीं है शेर का इलाका कहाँ है, या तो उसका जंगल है, उसको जंगल में रहना पड़ेगा या पिंजरे में आना पड़ेगा। जंगल की बात आप मत करो, शेर की बात, वो गीदड़ की बात कर रहे हो क्या? 56 इंच का सीना का बेच दिया उसने, क्या 56 कौन सा सीना? कोई 56 सीना नहीं है। हम डायरेक्ट ना, आप बहन जी के बारे में जो सब कहे हो, पहले उसके लिए आप माफी मांगो। बहन जी गरीबों की नेता है, बहन जी गरीबों की मसीहा है, हमारी बहन जी गरीबों की नेता है। बता दी कैसी नेता है अखिलेश जी, जो आज जिनके साथ गठबंधन, उन्होंने कहा बहन जी की जो मूर्ति लगी है उनका जो पर्स है उसमें भी पैसे हैं। हाँ, तो क्या हो गया? पैसे तो आगे पास पर्स में देख लो आप, आगे पास पैसे है ना, कहाँ से आ रहा है वो पैसा जो खुद यादव, हम गरीबों का पैसा है, यही तो हम गरीब लोगों का पैसा है। आपको तकलीफ क्या है ये बता दीजिए आप। 1 नंबर का पैसा है, 1 नंबर का। इनकम टैक्स चुकाती है बहन जी, आप लोग नहीं चुकाते हो, हम नहीं चुकाते, हम चुकाते हैं। दलितों की नेता बनती है और सबसे ज्यादा जितने भी केस दर्ज हुए वो दलितों पर हुए थे। मायावती जी का आप रिकॉर्ड उठाकर देख लिए। क्या चीज देखना, बोलो, देखो ना जाके, वो दलितों की नेता है ना, वो कहती है 3 तलाक और तलवार, उन सबको मारो लात। किसने बोला? ये आप बोल रहे हो, हमने किसने बोला? हमने नहीं बोला भी, आप बोल रहे हो। वो जो कह रहे हैं, आप बोल रहे हो, उनका ये कहना है कि जो भद्र भाषा, जो अच्छी भाषा का प्रयोग होना चाहिए, उसमें गिरावट की वजह नरेंद्र मोदी बता रहे हैं, सीधा आरोप लगा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कौन सी बात की, आप मुझे बताइए। आप बताइए, अब सुन लो मेरी बात, आप वो जो राहुल सुन लो ना, प्रधानमंत्री, वो उसके बाद से करो आप कांग्रेस से, मुझे पता नहीं है, वो कांग्रेस से बात करो आप, मुझे नहीं पता उसके बारे में। क्या कहती है बताइए, अखिलेश जी क्या बोलो, 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 मायावती क्या कहती है? आप बताइए, आप बताओ, आप ही बताइए, मुझे क्या पता, आप बताओ। ये तो कह रहे हैं कुछ नहीं, आप कहती, बताओ। माननीय मोदी जी कहती हैं। अब बता दीजिए कब बोला, गंदी भाषा कभी बोली, बता दो। नहीं बोल 2000 शील दाभाई जी, 2014 के चुनाव में हमारे अभी जो वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने मनमोहन सिंह जी के लिए क्या क्या कहा, आप बता दीजिए। आपके राहुल कुछ नहीं कहा क्या? अरे कौन राहुल? वहीं से बात करो, मेरा राहुल नहीं है, मैं प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ। राहुल जी से मेरा कोई लेने नहीं है, हमारी पार्टी के नेता नहीं है वो। मायावती तो खुद प्रधानमंत्री बनना चाहती है वो तो उसमें क्या हो गया? अच्छी बात है, बनना चाहती है। दलितों को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं नरेंद्र भाई मोदी, तो बन जाए तो प्रधानमंत्री। आपको तकलीफ क्या है? नहीं, क्या तकलीफ है बता दो आप। बनाया आपको तो राष्ट्रपति बनाने पर भी तकलीफ है। वो कौन बने, वो किस जाति के, आप बता दो। चलिए, मैं एक बार अरुण जी के पास जाना चाहूंगा। अरुण जी, बात बदजुबानी की भी हो रही थी इसी बीच, क्योंकि यहां पे 25 सीट से वास्ता इस वजह से भी है कि लोग ये जरूर देखेंगे कि भाषणों की रंगत कैसी रही, क्या वास्तव में इसकी उम्मीद और अपेक्षा की जा सकती है कि किस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा है। शीलाबाई जी कह रही थी कि मायावती हो, चाहे अखिलेश हो या राहुल गांधी हो, राहुल गांधी जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो एक सभ्य समाज की भाषा नहीं है। देखिए योगेंद्र जी, ये सच है कि ये जो 2019 का लोकसभा चुनाव है, इसका जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है आज की तारीख में, वो बहुत जहरीला, विषैला और
मतलब पूरा वातावरण देश महसूस करता है इसको कि बहुत दूषित वातावरण है। लेकिन ये कहने के बाद मैं ये कहने में भी मुझे कोई गुरेज नहीं है कि ये जो मर्यादाहीन भाषा देश के पटल पे उदित हुई है उसका नेतृत्व श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने ही किया है। 2013 से ये एक्चुअली शुरू हुआ है। उसके पहले का इतिहास आप सब लोग सोनिया गांधी का इतिहास बता दीजिए, प्रियंका का इतिहास भी बता दीजिए, वो क्या बोली है। मैं अभी आ रहा हूं उस पे। आप ये देखिए कि ये शुरू हुआ है 10 करोड़ की गर्लफ्रेंड से, तब 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड से, तब शायद हमको ये इस टाइप के शगुफे चुटकुले अच्छे लगते हो शुरू में। हद तो ये है कि इसमें राष्ट्र के बड़े बड़े नेताओं को भी इन 5 सालों में उनको भी माफ नहीं किया गया है। वो रेस्ट कर रहे हैं अपनी जगह, उनने अपने देश का काम कंप्लीट कर लिया जो इतिहास में दर्ज है। आपको याद होगा 5 साल में पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे विराट व्यक्तित्व के नेता को, जिसको पूरी दुनिया जानती है, उसको भी बार बार ये रिवोक करते हैं, याद करते हैं, उनकी गलतियां बताते हैं, कश्मीर को उनकी गलती बताते हैं। तमाम जो भी काम गलत होता है वो तो उनके से ही तो सुधार होता है, तमाम तो उनके एक मिनट शील जी मैं खत्म कर लूं, तो उनको बार बार रिवोक किया जाता है। अभी इसी चुनाव के अभियान के दौरान आपने देखा होगा, आप मृत नेताओं को तो छोड़ दो यार। प्रधानमंत्री जी कहते पाए गए हैं कि राहुल गांधी अपने पिता के किए हुए पापों का कर्ज चुका रहे हैं। इस वाक्य का मतलब मेरी समझ से बाहर है। आप लोगों को समझ में आता हो तो बता दें, क्योंकि उन पे सिर्फ उनके राजनीतिक जीवन में, जो कि दुर्भाग्य से छोटा रहा राजीव जी का, एक बोफोर्स का मामला जरूर उजागर हुआ, काफी हल्ला मचाया बोफोर्स के मामले में। मेरी जानकारी के मुताबिक उसमें कोर्ट के फैसले आ चुके हैं, उनको क्लीन चिट दे दी है। बोफोर्स के बारे में सिर्फ एक ही सच्चाई मैं जानता हूं कि ये बहुत कारगर हथियार है, देश के बहुत काम आया, और बोफोर्स की तारीफ सारे रक्षा विशेषज्ञ करते हैं। कौन से पाप का जिक्र कर रहे हैं वो? कि वो देश के लिए शहीद हो गए, देश की विदेश नीति में कुछ करेक्शन करना चाहते थे, उसके चलते हुए वो शहीद हो गए, ये उनका पाप था। ये है अमर्यादित भाषा, जिसमें आप जीवित मृत किसी का भी लिहाज ना करो, और कोई सीमा तय होनी चाहिए, कोई लेवल फील्डिंग होनी चाहिए। आप चुनाव लड़ रहे हो, ये चुनाव आयोग से भी हमारी शिकायत है। आपको संविधान ने इतनी शक्तियां दी हैं, आप उसको रियलाइज नहीं करना चाहते। अगर आप रीढ़ की हड्डी का इस समय इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये पूरा देश देख रहा है। आप पूछ पूछ के इलेक्शन शेड्यूल बनाते हैं, आप पहले उनकी पूरी सभाएं हो जाने देते हैं, तब अनाउंसमेंट करते हैं। आप 7-7 फेज उन राज्यों में रखते हैं, 7 फेजों का चुनाव आप ध्यान से देखिए, वेस्ट बंगाल में है, उड़ीसा में है, जहां जहां भी क्रूशियल इनको संकट नजर आता है वहां 7 फेज में होगा, ताकि प्रधानमंत्री जी को पूरा टाइम रैली करने के लिए मिल जाए। 3 बड़े अचीवमेंट प्रधानमंत्री जी के मैं आपको उंगलियों पे गिना सकता हूं इन 5 सालों में, और जो सबको पता भी है। 1, उन्होंने करीब 750 चुनाव रैली इन 5 सालों में की हैं, जिनमें उनपे भगवान की कमाल कृपा है। 1.25 घंटा बोलते हैं, बीच में 1-2 बार पानी जरूर पीते हैं, ट्रेवल करते हैं। आप अंदाजा लगा लिए इसमें कितना समय लगा होगा। उन्होंने 94 देशों की यात्राएं की हैं, जिसमें कुछ पसंदीदा देश जैसे अमेरिका और चीन तो 5-5 बार हुए हैं। उसका नतीजा क्या हुआ उस विदेश नीति का? चीन अब हमारे कितने साथ है, अमेरिका हमारे किन किन प्रोडक्ट्स पे डबल ड्यूटी लगा रहा है, वो सब देखने की बात है। मेरा कहने का मतलब है, जब आप इतने टाइम हवा में ही रहे हो, चुनाव रैलियों में ही रहे हो, विदेशों में ही रहे हो, तो वो एक्चुअल प्रधानमंत्री वाला जो काम होता है देश में, जो बरसों से किया है लोगों ने, उसका वक्त कब मिलेगा? फिर भी हमारे टीवी के इंटरव्यू, जो प्रायोजित इंटरव्यू प्रधानमंत्री जी देते हैं, बड़े हास्यास्पद हैं। उनका एक कॉमन सवाल ये है, सर
आप इतनी एनर्जी लाते कहां से? अभी लेटेस्ट वाला तो कमाल का था, वो पूछ रहा था आप उपवास में क्या खाएंगे, अमरूद खाएंगे, पपीता खाएंगे। मतलब ये लेवल है। सवाल जिनसे पूछने हैं पूछे नहीं जाते, जिनसे नहीं पूछने हैं उनसे पूछे जाते हैं। इनकम टैक्स, ईडी, इनकी रेड आप पिछले 6 महीने में देख लीजिए किन लोगों के खिलाफ लग रही है। क्या यही भ्रष्ट है? क्या दिख नहीं रहा चुनाव आयोग को कि इस चुनाव में कौन सी पार्टी मैक्सिमम धन का इस्तेमाल कर रही है? अंधे को भी दिखता है योगेंद्र जी, अंधे को भी दिखता है। 90% डोनेशन जो सो कॉल्ड बॉन्ड है। मैं आऊंगा आपके पास में, एक बार आऊंगा मैं महेश जी के पास में जाना चाहूंगा। महेश जी आपके पास आना चाहूंगा। बदजुबानी को लेकर के हम कई बार चर्चा करते हैं, और ये मैं चर्चा इस वजह से भी करता हूं कि मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो लोग बड़े मखौल उड़ाते हैं भारतीय पॉलिटिक्स की। ये हमारा महापर्व है। महापर्व दिवाली भी होती है, होली भी होती है। चर्चा की जाती है कि दीपावली में हमारे घर की महिलाएं, बच्चियां कैसे रंगोली बनाती हैं, कौन कैसी रोशनी करेगा, कैसे दीपक होंगे, होली पे कैसा कलर होगा, कौन सी मिठाइयां बन रही हैं। महापर्व में भी ये सब होना चाहिए कि ये विकास का एजेंडा, इस पे बहुत अच्छी बात फलाने ने बोली है, ये अच्छा एजेंडा। एक लाफ्टर शो की तरह लोग देखते हैं। जिस तरह की चर्चाएं होती है, मुझे लगता है कि वो चर्चाएं नहीं होनी चाहिए। भारत के भविष्य का चुनाव है। ये हालात, आपको तो एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस है जर्नलिज्म का, 20-22 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने कभी व्यंग, तंज, राजनीतिक दलों को आईना दिखाना, ये सब चीजें तो हमने देखी है, ना केवल यहां, दुनिया के कई मुल्कों में सुना भी है। लेकिन भारतीय राजनीति में जिस तरह की गिरावट कह सकता हूं मैं इसे, वो शायद सारी लिमिट्स जो हैं उनको क्रॉस कर रही है। तो वास्तव में ये देख सकते हैं कि मिशन किसी का भी हो, क्या मतदाता ये विचार करेगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं? देखिए, जहां तक अगर ये देखा जाए 2004 के बाद से लेकर अब तक का जो इतिहास है भारतीय, जो ये चुनाव के इस संदर्भ में देखें, भाषा का जो राजनेता जो प्रयोग करते हैं, तो शुरुआत मतलब आप ये देखेंगे कि इन चुनावों के अंदर कभी मौत का सौदागर है, कभी क्या है, कभी पिल्ला कार के नीचे आ जाए, और कभी मतलब किस तरह के ऊंच नीच के बातें, नीच कह दिया वो ऊंच की बात करता है। कोई यहाँ मतलब क्या होता है ना, जनेऊ की बात पे आ जाते हैं, कभी धर्म कर्म की, जाति धर्म वगैरह सब संस्कारों के, गोत्र वगैरह तक की बातें आ जाती हैं। तो ऐसा लगता है कि अगर राजनीतिक दलों के पास बेशक मतलब घोषणा पत्र एक जो औपचारिकता हो गई है, कि अब जो घोषणा पत्र जो तैयार करते हैं वो सिर्फ औपचारिकता भर के लिए हाँ रिलीज हो गया, ये होना चाहिए। वरना आप ये देखिए अधिकांश मंचों पर एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप वगैरह में, और इस हद तक नीचे लेवल पर उतर जाते हैं कि जो समाज को नेतृत्व देने वाले नेता अगर इस भाषा का ऐसे इस्तेमाल करते हैं तो उनसे हम देश को, ये हमारे लोकतंत्र को हम लेके कहाँ जा रहे हैं, ये सोचने का विषय आ जाता है। तो अगर जैसे जहाँ शुचिता की बातें करते हैं, राजनीति में शुचिता आनी चाहिए वगैरह है, तो सबसे पहले यह है कि मर्यादा के बोलों में आनी चाहिए। और ये पहली बार जो इस तरह के जो अभी जो 3-4 दिन में मतलब जो मायावती जी हों, चाहे मतलब आपके योगी जी का मामला हो, या और दूसरे जो नेताओं बैन लगा, आज हम बोल इनके जो बोल जो निकले हैं उन पर जो जिस तरह से चुनाव आयोग जिसके पास पहले ही से पावर थे, लेकिन वो उसकी परफॉर्मेंस इतनी नहीं रही। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब उनके निर्देश दिए कि अब तो आपके पास शक्ति है, अब आप अपनी शक्ति को पहचान चुके, तो उसका प्रयोग करना चाहिए। और ये बहुत जरूरी है कि चुनाव आयोग ने अपनी रजिस्ट्रेशन के समय का अगर चुनाव आयोग को देखें तो उसने जिस तरह से प्रतिबद्ध उन चीजों पर उसने सख्ती से अमल किया था, उस अमलीकरण के लिए वापस से हर चुनाव में चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि वो इसका पालन करवाए, और करनी पड़ेगी। ये इसका एक संदेश दिया है, और ये अभी एक्शन लिया है, बहुत अच्छा लिया है। तो ताकि अब आने वाले जो जितने भी चरण में जो चुनाव हो रहे हैं, चुनाव प्रचार होगी, तो नेता कम से कम अब मर्यादित भाषा में बोलेंगे। लेकिन ये एक बात सोचना पड़ेगा कि मुद्दा विहीन राजनीति करनी है हमें, या बयानबाजी के अनुसार आपको मतलब राजनीति करनी है, या मतलब क्या कहते हैं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करनी है, या एक दूसरे पे भ्रष्टाचार के एक दूसरे को
पर कीचड़ उछालने की राजनीति करनी है, तो ये सारी जो चीजें सोचने का एक मुद्दा है। ये सब सत्ता में जो बैठे हैं उनके लिए भी, और जो सत्ता में नहीं है उन लोगों, उन सभी दलों को सोचने की आज बहुत जरूरत है। जी कुलवर साहब, मैं एक बात जानना चाहूंगा आपसे, बदजुबानी कैसे बोलना है, क्या करना है, ये तो सब राजनीतिक दलों को अपने हिसाब से तय करना है कि हमें करना क्या है। लेकिन एक लगातार जो आरोप लग रहा है आप लोगों के भी कि नरेंद्र मोदी को रोकना चाहते हैं, अगर वास्तव में इसमें कहीं को सच्चाई है तो राजस्थान की अगर बात की जाए, हालांकि उत्तर प्रदेश में भी आप लोग कांग्रेस के साथ में गठबंधन नहीं कर पाए, वजह जो भी रही होगी, ये आपका और मेरा स्तर नहीं है कि ये अपन दबाव डाल सके किसी पे कि आपने क्यों नहीं किया। ये हम बात कर सकते हैं हालात पे। अभी धवाई साहब को आपने सुना, मैडम को, उन्होंने कहा कि एक ही एजेंडा है बस इन लोगों का, और वो है नरेंद्र मोदी को रोकना। देखिए, हिंदुस्तान की जनता ने इनको 5 साल दिए और 5 साल में इन्होंने क्या विकास किए। सबसे पहले योगेंद्र जी ये देख लीजिए कि इन्होंने सबसे पहले वादा किया था कि हम राम मंदिर बनाएंगे। जनता ने इनके, आप बात तो सुन लीजिए बहन जी, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। आप लोग अरे कौन से कोर्ट में, तो ये मैटर भी तो कोर्ट में था, तो आपने फिर क्यों रोजना इसके बारे में बोले थे आप मेरी बात सुनिए। राम मंदिर का इन्होंने वादा किया, फिर उन्होंने बोला अभी हमारी सरकार दिल्ली में है, यूपी में सरकार आने दो हमारी। यूपी में सरकार आ गई, दिल्ली में सरकार इनकी। जब इनका राम मंदिर नहीं बना, इन्होंने 25 साल तक राम मंदिर के नारे लगाए, नारे लगवाए। इनका राम मंदिर कुछ अलग होगा? नहीं, सवाल वो नहीं कहा, हो सकता है मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकले, मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। मैंने कहा जब राम मंदिर बनने की बात की तो जब जनता को पहला इन्होंने धोखा दे दिया, जब हमारे आदर्श मर्यादा पुरुष श्री राम को धोखा दे सकते हैं, तो जनता के साथ तो उन्होंने क्या नहीं किया होगा। हर जगह जनता के साथ धोखा, ईडी रेड, सीबीआई रेड। अरे भाई विपक्षी चोर है क्या? तो आप लोग चोर नहीं हो क्या? तो आप चोर कैसे नहीं हो? आप मेरी बात सुनो, हम नहीं डरते आपसे, हम डर लगाओ ना, आप कितने हिसाबे बारो। आप ये देखिए, राजस्थान में गठबंधन किया, हमारी मुख्यमंत्री जी उस गठबंधन की जब इन्होंने पार्टी ज्वाइन की तो फिर वसुंधरा जी क्यों नहीं गई? वो तो जब में बैठी थी, 13 नंबर में बैठी थी, क्यों नहीं आई? क्यों कि जिसने वसुंधरा जी को गाली बकी, जिसने वसुंधरा जी के लिए अशब्दों को उच्चारण किया, उन लोगों को आपने गले लगाया। ये आपकी कहां से सभ्यता आ गई पार्टी की? तो इसलिए पहले भारतीय जनता पार्टी खुद ये देख ले अपने गिरबान में जाके कि हम कितने सच्चे हैं, कितने ईमानदार हैं। आपने हर जगह धोखा दिया जनता को, और उसी के परिणाम में आप कोई आरोप हम पे मत लगाइए। जनता के वोट से होगी हार और जीत, और इसमें आपकी हार निश्चित हो गई है, तो अभी डरने की जरूरत नहीं है आपको। सीधा भाई जी, तो आपकी हार निश्चित है, तो इंतजार करने दीजिए। हाँ करेंगे ना इनको, हम भी इंतजार कर रहे थे इसका साथ। बिल्कुल, हम तो तैयार हैं। एक शील जी, अरुण जी ने एक आरोप लगाया आप पे कि जो एजेंसीज हैं, चाहे वो आईटी हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, सीबीआई हो, ईडी हो, उनको आप इस वक्त टूल बना करके विपक्ष की पार्टियों पर यूज कर रहे हैं। नहीं देखिए, बिल्कुल ये इनका निराधार आरोप है। ये सारी जो जितनी भी एजेंसीज हैं सब इंडिपेंडेंट हैं। और अगर बात करें तो गुजरात की बात कर लीजिए, जब नरेंद्र मोदी वहां पर मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने क्या किया था? पहले अपने गिरेबान में झांक लें, किस तरह से, जिस तरह से जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, खिलौना तो इनके चांद में थी, सीबीआई इनके हाथ के। अटल जी ने कहा था कि इसने कहा था मोदी के लिए, नहीं अटल जी ने कहा था, किसने कहा था? आप उनका भी सम्मान नहीं करते हो क्या? अटल जी का, अटल जी का सम्मान करते हो क्या? तो अटल जी ने क्या कहा था? ये व्यक्ति रात रमनी नहीं पा रहा है। तो अब आप उस समय तो नहीं बोले बात, आज क्यों बोलना लग गए अब आप? तो आपको याद आ जाती है बातें जो इन्होंने क्वेश्चन किया, मैं उसका जवाब दे रही हूँ कि कांग्रेस ने जो आरोप लगाए पहले अपनी तरफ देख लें। एक दूसरी बात इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी इतने 92 कितनी विदेशों की यात्रा की, क्या नतीजा निकला? 90। उसका मैं बताती हूँ क्या नतीजा। जब पुलवामा पर जो आक्रमण हुआ, जिस तरह से 44 देश एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ खड़े हुए थे और भारत के साथ कंधा से कंधा मिलाने के लिए तैयार हो गए थे, और पाकिस्तान को और जैश मोहम्मद को। ये चुनाव में सेना की बात को ला रहे हो आप, ये चुनाव में सेना की बात को ला रहे हो आप। सेना हमारे देश की है, वो आप सेना के बारे में नहीं बोलोगे। सेना हमारे देश की है, सेना के लिए मत बोलो आप। आपको चुनाव आयोग ने मना किया है,
किस सेना का यूज नहीं करोगे आप? सेना के लिए नहीं बोलोगे आप? सेना हमारी है, पूरे भारत की सेना है वो, आपकी अकेले की पार्टी की सेना नहीं है वो। तो आप बोल रहे हो ना हमने ये किया, 22,000 करोड़ रुपए खर्च किया आपके प्रधानमंत्री जी ने, उसके लिए नहीं बोल रहे आप? क्या फायदा लिया? क्या कौन से विदेश ने हमको फायदा किया? कौन से विदेश ने हमको फायदा किया? आप बता दीजिए ना, किस विदेशों ने हमारे देश में आके इन्वेस्ट किया? नाम बता दीजिए। 22,000 करोड़ रुपए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने खर्च किया इन यात्राओं पे। हमारे मेक इन इंडिया स्टार्टअप इंडिया में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है ये आपको पता है? जरा निकाल के तो फिर क्या किया? स्मार्ट सिटी से क्या करें? कितने लेकर आए? लाल रंग पोतते हो, लाल रंग साफ हो जाता है, वापस वही लाल रंग पोतने आ जाते हो। उदयपुर को देखो, धोखा मत दो आप, धोखा। अच्छा मुझे उधर भी भेजना चाहते हो, मैं जयपुर नहीं देखूं? नहीं यहीं से देख लो, तो झूठ क्यों बोल रहे हो? नेट पर देख लो। देखो बहन जी, आप बहन जी पार्टी के प्रति बोलो, पर झूठ मत बोलो। चलिए मैं मिशन माफ चाहूंगा क्योंकि बीच में चर्चा चल गई, इस वजह से मैंने आप लोगों को थोड़ा अवसर दिया। बात हम मिशन पे लौटना चाहेंगे। एक एक सवाल आप तीनों से मेरा होगा। मैं आप पे के पास आना चाहूंगा शील जी, मिशन पे आप बात करिए कि मिशन पे लोग आखिर आपको सफल बनाने के लिए वोट क्यों देंगे? क्या है ऐसा बीजेपी में? देखिए मैंने पहले भी स्टार्ट में भी कहा था, इस बार 14 में हमने विजन प्रस्तुत किया था और 2019 में जो हमने किया है अपनी रिपोर्ट कार्ड हम लेकर आए। जिस तरह से राष्ट्रवाद की बात जो हम कर रहे हैं, हमने इंडिपेंडेंट संस्थाओं की बात करें, हमने बिजली घर घर में बिजली पहुंचाई है, हमने स्वच्छ भारत मिशन किया है, हमने महिलाओं का सम्मान बढ़ाया। चलिए आपका रिपोर्ट कार्ड एक बड़ी बात होगी। राष्ट्रवाद एक रिपोर्ट कार्ड का एक बड़ा हिस्सा है। मैं अरुण जी के पास में आना चाहूंगा। राष्ट्रवाद बीजेपी की एक वो की है जिसके जरिए मिशन में पास हो पाएंगे। देखिए मुझे नहीं पता भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद शब्द का किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहती है, या राष्ट्रवाद से उनका अर्थ क्या है। हमारे लिए राष्ट्र 130 करोड़ लोगों से मिलकर बना हुआ एक देश है, जिसमें हमने 1947 और गणतंत्र जब बना हमारा 1950, तब ये फैसला किया जानबूझकर कि ये एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहेगा, जहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ये सबको इक्वल आधार पर नागरिकता रहेगी। हम एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करेंगे, एक दूसरे की तरक्की में खुश होंगे। हमारे लिए राष्ट्रवाद इतनी छोटी सी परिभाषा है। चलिए मिशन की बात करिए जी। मिशन में आपकी कामयाबी का जो आप दावा कर रहे हैं उसकी जड़ क्या है? पब्लिक भी जानना चाहती है कि आपका आधार है, इस हिसाब से आपको लोग वोट देना चाहेंगे और मिशन में कामयाब करेंगे। देखिए इसके दो भाग हैं। एक तो जो सरकार 5 साल जो सरकार थी उसकी, जैसे शील मैडम बता रही हैं, उनका रिपोर्ट कार्ड देखेंगी, जनता देखेगी और बहुत ध्यान से देखेगी, क्योंकि दुल्हन को उठा के दुल्हन का अपहरण हो गया, ये पहली बार सुनने में। इस स्केल का जो वादे किए गए थे और जो आकांक्षाएं जगाई गई थी, नौजवान को मुझे याद दिलाया गया था कि आप अभी 25 साल के हैं, ये 5 साल वेस्ट मत कर देना दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए ताकि हम आपका भविष्य बना सकें। अगली बार वो लड़का 33 साल का होगा, वो आदमी। और रोजगार की जो हालत है देश में किसी से छुपी हुई नहीं है। 45 वर्ष का उच्चतम स्तर पर बेरोजगारी, तो यही एक आधार है कि इस हिसाब से। दूसरा थोड़ा शॉर्ट करिए, समय कम है। जो कांग्रेस ने एक डॉक्यूमेंट पूरे देश के सामने रखा है, जिसमें कि न्यूनतम आय वाला कॉन्सेप्ट है कि हम मानते हैं उससे न्याय मिलेगा। जनता के साथ भी न्याय होगा, आपके साथ भी जनता न्याय करेगी, आपका ये दावा है। न्याय करती रही थी 50-60 साल से कांग्रेस का। नहीं, न्याय अब न्याय करेंगे। न्याय का हमारा मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है, मैं रोकना चाहूंगा आपको। तो चलिए मिशन 25 को लेकर के हमने चर्चा की। मिशन 25 में कौन कामयाब होगा नहीं होगा ये तो पता लगेगा 23 मई को। तब तक इंतजार करना होगा। सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट जन टीवी की जरूर है कि आप अपना मत का प्रयोग जरूर करें। लोकतंत्र की मजबूती के लिए आपका वोट अहम है, जिसका प्रयोग करें और उसी से अंदाजा लगेगा कि कौन अपने मिशन में कामयाब हो पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।